लुफ्थांसा की फ्लाइट थी और मैं बैठा था, बगल में एक विदेशी बैठा था। वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था। बैठने के बाद थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई। मैंने पूछा उनसे कि आप कहां से हैं? तो उन्होंने कहा मैं कनाडा से। कुआलालंपुर जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा आप तो यहीं के हैं, इंडिया के हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से ही बैठा था। मैंने कहा सही है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कैनेडियन मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लिया और कहा मैं चीफ इंजीनियर हूं वहां। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत आगे बढ़ी। मैंने कहा किस काम से जा रहे हैं? कुआलालंपुर। तो उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी ने टेंडर डाला हुआ है और मैं उसके संबंध में जा रहा हूं। फिर कहते कहते उन्होंने कहा कि लेकिन धीरे धीरे करके हमारी जितनी सारी गल्फ कंट्रीज में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी मेरी कंपनी को जो मिलते थे कॉन्ट्रैक्ट्स अब कम होते जा रहे हैं। आपकी BHEL जो है ना वो बहुत मिल जाती है हमारी। अब हमारी पब्लिक सर्विस सेक्टर कंपनी उनके सारे कार्य ले रही है। ये सुनकर के मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि कारण क्या है? हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, इसलिए हम कम कीमत पर काम कर लेते हैं, आपको ज्यादा लगता है इसलिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा तो क्या कारण है? अब मुझे लगा कि वो बोलने नहीं चाहते, जो बात उनके मन में है वो नहीं बोलना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कुरेदा। और मैंने कहा मुझे समझ में तो आए। फिर मैंने उन्हें कहा तो हो सकता है कि आपके यहां पर उन्होंने धीरे धीरे कहा। उन्होंने कहा देखिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही है कि धीरे धीरे करके आपका देश बहुत बढ़ रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत सफलता पा रहा है, अच्छी बात है। मैंने कहा फिर भी कारण तो होगा कोई, आपकी बहुत प्रसिद्ध सुविख्यात है। और आपने ये भी कहा कि पहले हमको सब मिलते थे कॉन्ट्रैक्ट, अब नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस प्रकार की क्वालिटी आपके लोग देते हैं हम शायद नहीं, जिसका मतलब है कि आपकी इंफीरियर क्वालिटी है। मैंने कहा कि हो सकता है कि हमारे यहाँ पर इतनी प्रगति न हुई हो, इतनी आपके यहाँ पर बहुत इनोवेशन हुआ हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके इंजीनियर्स के बारे में कह सकता हूं कि दे आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपके टेक्नीशियंस, आपके मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। इसीलिए क्वालिटी के मामले में अगर कोई कमी है तो उसका कारण है, एज आई कैन अंडरस्टैंड इट, एंड ही सेड अ सेंटेंस which has struck in my mind since then. उन्होंने कहा कि I feel that your people can do it, but they are not used to doing it. They can give the best quality of performance, but they are not used to doing it. फिर मैंने उसको और थोड़ा सा प्रूव किया, जिसमें से भाव ये निकला कि हमारे यहां पर, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 1977 और 78, विच इज सम डिकेड्स अर्लियर, और उस समय जो लोग काम में लगे हुए थे वो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का काम जब तक हम नहीं करते तब तक संतुष्ट नहीं होंगे, ये एटीट्यूड नहीं था। वो हमारी जनरेशन के थे, और हमारी जनरेशन में जब संघर्ष किया तो संघर्ष करते हुए आइडियलिज्म दूसरे प्रकार की थी। कंपीटेंस के हिसाब से एक्सेलेंस का जो इंसिस्टेंस होना चाहिए हर देश में, और जो मैं आज की जनरेशन में देखता हूं वह एक्सेलेंस का इंसिस्टेंस के उत्कृष्टता का आग्रह
जब तक बढ़िया से बढ़िया काम, अगर मैं स्पोर्ट्समैन हूं तो जब तक मैं सचिन जैसा स्कोर नहीं करता, मैं जब तक धोनी जैसा नहीं बनता, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूंगा। अगर मैं किसी फील्ड में हूं तो चाहे वो अभिनव बिंद्रा हो तो चाहे ठीक है, एक ओलंपिक्स में हार गए, दूसरे में हार गए, लेकिन मैं देश के लिए गोल्ड लेकर के ही जाऊंगा। ये जो आग्रह आपकी जनरेशन में मैं देख रहा हूं, हमारी जनरेशन में नहीं था। हमारी जनरेशन में एक आइडियलिज्म था, क्योंकि वो वातावरण ऐसा था। अब मेरा जन्म जो है वो उस समय हुआ जब भारत पर अंग्रेज राज करता था, और जब भी किसी छात्र को, लड़के को, लड़की को सार्वजनिक जीवन में रुचि हुई, दिलचस्पी हुई, तो एक ही भाव मन में होता था कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। कौन स्वतंत्र कर सकेगा, कैसे होगा, मैं भी कुछ योगदान कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। दिस वॉज द काइंड ऑफ आइडियलिज्म दैट इंस्पायर्ड एवरी यंग पर्सन ऑफ दोज डेज। आप देखिए ना, देखी होंगे ये सारी आपने भगत सिंह की फिल्में और ये वो सारे, यार रिमार्केबल, कोई जीवन में दूसरा कुछ नहीं। जितने सारे रेवोल्यूशनरी हुए, सावरकर का जीवन पढ़े तो आश्चर्य होता है। कभी अंडमान का जेल जाकर के देखें और उस छोटी कोठरी में कोई व्यक्ति वहां पर 10 साल रहे, बिल्कुल कटा हुआ, और रोज सुबह सुबह उठे तो नीचे जो फांसी घर है वहां की चीखें सुने रोज, और वहां बैठे बैठे नाखून से लिखे दीवार पर, और वो पुस्तकें बने बाद में चलकर। दिस वॉज अ रिमार्केबल थिंग। मैं कभी कभी दूसरे इसी को जब दूसरे एक डायमेंशन में ले जाता हूं तो मैं कहता हूं कि लोग किसी व्यक्ति के गुण मापने के लिए आईक्यू कहते हैं, कितना है उसका आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट कितना है। मैंने बाद में पुस्तक एक पढ़ी जिसको कहते हैं इमोशनल क्वोशेंट, और वो इमोशनल क्वोशेंट कितना है, और उसने लिखा कि आईक्यू किसी का कितना भी ऊंचा हो, इमोशनल क्वोशेंट अगर ऊंचा नहीं है तो फिर वो व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी विकृतियां आएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, और मेरा अपना अनुभव कहता है, अनुभव मुझे बताता है, अलग अलग कहूंगा, कि व्यक्ति का ईक्यू वो क्रिस्टलाइज होता है बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 25, कि उसको गुस्सा कितना आता है, उसके मन में ईर्ष्या कितनी है, उसके मन में सहानुभूति, सद्भावना, संवेदना कितनी है। ये सारे जो गुण हैं, जो दे कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीगेट ऑफ अ पर्सन्स ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, इट क्रिस्टलाइजेस बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 25। जो संस्कार घर से मिलते हैं, जो संस्कार मित्रों से मिलते हैं, जो संस्कार स्कूल से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, उन संस्कारों के आधार पर उसका वो ईक्यू बनता है। हाँ, ये ठीक है, आगे चल करके भी वैसे तो मोटी तौर पर मेरा अनुभव ये है कि 55 साल की उम्र में भी उसका वैसे ही होगा, ईक्यू, आईक्यू बढ़ गया होगा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट बढ़ गया होगा, लेकिन ईक्यू और दूसरा जो मैं कहूं एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, वह लगभग कांस्टेंट रहता है, अनलेस समथिंग वेरी ड्रास्टिक एंड ड्रामेटिक हैपेंस इन हिज लाइफ। और इसी कारण मैं मानता हूं कि आज की जनरेशन, उस जनरेशन में एक्सपोजर इतना है, अंडरस्टैंडिंग इतनी है, एक्सीलेंस की इच्छा, अभिलाषा, वो व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, जिस क्षेत्र में वो है उसके लिए भी हो सकती है, और कुल मिलाकर के देश के लिए भी हो सकती है, होनी चाहिए।